हेलो दोस्तों, दिस साइड गुरचरण। अभी मैं आपके सामने, जैसे कि आपने प्रोफाइल पिक पे देख भी लिया होगा कि डीसीबी बैंक कंपनी का नाम है। बैंक छोटा बैंक है, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से भी कम है। और जिस रेट पे मिल रहा है 78 पे अभी इसका प्राइस चल रहा है। 75 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो उस रेट पे मेरे को ये अट्रैक्टिव लग रहा है। थोड़े से फंडामेंटल मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लो, उसकी 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी देख लो, 6 रुपये की पी रेशो है। डिविडेंड 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दे रहा है। बुक वैल्यू देख लो, 97 की इसकी बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो, 11-12 रुपये का अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, अर्निंग अर्निंग ईपीएस ही इसकी 11-12 के आसपास ये अर्न कर रहा है, तो शेयर का प्राइस 70 के रेट पे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे को। बाकी फंडामेंटल देख लो इसके। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देख लो, हर साल ग्रो होता जा रहा है। ये देखो ग्राफ में देखोगे, अब 325 करोड़ तक हो गया अब तक। बुक वैल्यू देख लो, हर साल बढ़ती जा रही है बुक वैल्यू। ईपीएस देख लो, ईपीएस भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है जी। बाकी ये नेट प्रॉफिट का देख लो, 2015 में 191 करोड़ था, 2016 में 194 करोड़ था, 2017 में 200 करोड़ हो गया, 2018 में 250 करोड़ हो गया, 2019 में 325 करोड़ हो गया। देखो हर साल प्रॉफिट भी इसका बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने का ही फायदा है, अगर पोजिशन जिसने लेना हो। जैसे कि मैंने सिप्ला भी एक बार आपको रिकमेंड किया था, 400 के आसपास रिकमेंड किया था। उसका भी आप देख लो कि हर साल प्रॉफिट ग्रो करता जा रहा था, हर साल रेवेन्यू भी ग्रो करता जा रहा था, फिर भी शेयर नीचे गिरता गया 300 के पास आ गया था शेयर। फिर भी जब उसको मौका मिला तो उसने अपनी वही वैल्यू 600 के आसपास वाली रिट्रेस की, उसने वैल्यू वहीं पे आके स्टैंड हो गया फिर दोबारा वो। इसलिए अच्छे शेयर में काम करने का फायदा है, जो कंसिस्टेंट ग्रो करता जा रहा है, उसको होल्ड करने का भी उसी टाइम पे ही फायदा होता है। अब ये शेयर 70 के आस 200 के आसपास मेरे को खुद ही याद है, ये ट्रेड करता था डीसीबी बैंक लिमिटेड। अभी ये शेयर नीचे आया हुआ, तो इसमें थोड़ी सी पोजीशन हम बना सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग देख लो आप, फॉरेन के पास 23% की होल्डिंग है, इंस्टीट्यूशन के पास देखो, इंस्टीट्यूशन के पास ही 35-36% ये स्टॉक पड़ा हुआ है। तो पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 18-15% की होल्डिंग है। ठीक है, बाकी कंपनी स्कोर देख लो आप, 10 में से 4 स्कोर हैं। वैल्यू वाइज देख लो, ओवर वैल्यूड है थोड़ा सा, ग्रोथ फास्ट हो रही है, एफिशिएंसी भी न्यूट्रल है, क्वालिटी भी एवरेज है इसकी। और ये देखो ईपीएस देखो, आप हर साल इसकी ईपीएस ग्रो करती जा रही है। पहले 2015 में 6 पॉइंट 6.7 थी, फिर 6.7, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई, अब 10-11 के पास ईपीएस हो गई। हर साल ईपीएस भी ग्रो करती जा रही है। तो यही चीज़ें देखने वाली होती है फंडामेंटल में। ईपीएस ग्रो कर रही है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो अभी शेयर का प्राइस जो है नीचे आया हुआ, तो हमें इसे ग्रैब कर लेना चाहिए। Earning score is moderate. Earning quality is consistently very high. Price score is moderate. Recent stock price performance score is good. Company's price performance is following its earning and price performance is still strong. ठीक है जी। बाकी देखो इसमें 38% स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं, 34% बाय बोल रहे हैं, 8% होल्ड बोल रहे हैं, 7% अंडर परफॉर्म बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं 11%। फिर भी उसके हिसाब से बाय ही स्टॉक है। ईपीएस देख लो आप, पहले क्वार्टर की ईपीएस इसकी 2.5 के आसपास आई है, 2.5 रुपये के आसपास। फिर दूसरे क्वार्टर की 3 के आसपास है ईपीएस, फिर देखो फिर भी 3 के आसपास है। 3, 3, 6 और 8.5 रुपये इसका ईपीएस अभी 3 क्वार्टर में अर्न कर चुका है ये। ठीक है जी। ये चौथे क्वार्टर का रिजल्ट इसका आना है, वो भी 23 मई को आ जाएगा। 23 मई को आते ही मतलब नेक्स्ट सैटरडे को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मेरे को पता है ये 3, 3.5 के आसपास ये ईपीएस अर्न कर लेगा जब तक ये। ठीक है, तभी हम इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कोविड-19 के कारण ये भी प्रोविज़न हाई रखेंगे, तो प्रोविज़न हाई रखते रखते भी फिर भी ये 3, 3.5 के पास इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। बाकी फंडामेंटल रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 10, 11, 12, 13, 14% के आसपास ये रिटर्न अपनी इक्विटी के तो दे ही रहा है। बिजनेस में आपको पता ही है, कोई भी बिजनेस करता तो सारे खर्चे खुर्चे निकाल के बंदे को 10, 12%, 15% इतना ही मार्जिन बचता है एंड में, नेट प्रॉफिट सब कुछ निकाल निकूल के।
अपनी इक्विटी के ऊपर इतनी रिटर्न ये दे रहा है 10-11% के आसपास, ये अच्छी बात है। रिटर्न टू एसेट्स ये अपने अभी ये एसेट से ऊपर रिटर्न कम दे रहा है, देखो 1% के आसपास रिटर्न दे रहा है, देखो पूरे 15, 16, 17, 18, 19 अभी रिटर्न थोड़ी कम दे रहा है। बट क्योंकि ये नया बैंक है, कंपटीशन ज़्यादा है, ये मेरे को पता धीरे धीरे ये मार्केट को ग्रैब करेगा, धीरे धीरे आएगा। जैसे जैसे इसकी मार्केट में थोड़ी बढ़ती जाएगी, पकड़ बढ़ती जाएगी, तब ये अपने एसेट्स के ऊपर भी रिटर्न ऑटोमेटिकली बैठे बैठे बिठाया ये ज़्यादा देनी शुरू कर देगा। एक बार बंदे को तो पहले स्टैंड होना पड़ता है ना, बाकी तो जैसे कंटिन्यूटी चलती रहती, जैसे बोलते कि मेरे डैडी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बाद में क्या होता है बच्चे को तो बिजनेस सिर्फ चलाना ही होता है। बिजनेस तो स्टार्ट करने के लिए पहले पहले ही मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सारी चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगी तो उस हिसाब से ये एसेट्स के ऊपर भी रिटर्न देना शुरू कर देगा। अभी ईपीएस देख लो, ईपीएस मैंने उधर ग्राफ में दिखाया था, इधर भी देख लो 15, 16, 17, 18, 19 हर साल 7 रुपये का ईपीएस दिया पहले 15 में, फिर 6.77 का 2017 में 7 का दिया, 2018 में 8 का दिया, 2019 में 10 का ईपीएस दिया। मतलब हर साल ये ग्रो करता जा रहा है ईपीएस भी, ठीक है। ईपीएस ग्रो कर रहा है, हमारी टर्नओवर ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तो शेयर का रेट नीचे क्यों है? सिप्ला आया था, सिप्ला में ने भी ऐसे ही सेम किया था। डेट टू एसेट्स देख लो, डेट देखो 90% के आसपास है, मतलब 100 से नीचे ही है डेट भी इसका। अपने एसेट जितने हैं एसेट्स, अगर मेरे पास 100 रुपये के एसेट था तो 90 रुपये के मेरे पास डेट भी है, ठीक है जी। कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईपीएस फोरकास्टिंग देख लो, 2016 में अपनी एक्चुअल से ज़्यादा इसने फोरकास्ट किया, एक्चुअल फोरकास्ट से एक्चुअल ज़्यादा आया है। 5.5 की एक्सपेक्टेशन थी, 5.80 की 6.70 इसने अर्न किया है। फिर वहीं पे बराबर ही हुआ 2017 में, 2018 में भी लगभग बराबर ही था, 7.85, 8.11, 2019 में वही 10.36 था, 10.36 है। अब 2020 में एक्सपेक्टेशन इसकी 12 की एक्सपेक्टेशन है, ये देखो। अब मैंने आपको बता दिया कि 8.5 ये अर्न कर चुका है, तो 3-3.5 रुपये के आसपास इसका ईपीएस चाहिए, तो इजीली ये ग्रैब कर लेगा ईपीएस को, नहीं। अगर रिजल्ट ईपीएस के अकॉर्डिंग आते हैं, अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो उसी उसी को टारगेट बोला जाता है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आए हैं। नेट इनकम प्रॉफिट देख लो, हर साल इसका ग्रो करता जा रहा है। 2015 में 190 करोड़ का था, फिर 195 करोड़ का हो गया, 200 करोड़ का हो गया, 245 करोड़ का हो गया, 325 करोड़ का हो गया। हर साल प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, 325 करोड़ तक पहुंच गया प्रॉफिट 2019 में। आगे भी ये अच्छा ही आएगा। सेल्स देख लो, 700 करोड़ की है, फिर 850 करोड़ की होगी, 675 करोड़ की थी, फिर 840 करोड़ की होगी, या 1000 करोड़ हो गई, फिर यहाँ 13,000 करोड़ हो गई, 13 बिलियन का मतलब 1300 करोड़ की हो गई, ये 1500 करोड़ की हो गई। 2019 में ये 1500 करोड़ की टर्नओवर हो गई इनकी, 1500 करोड़ की। देखो सेल्स भी हर साल, मैंने आपको दिखा दी, हर साल ग्रो करती जा रही है। चीज़ ग्रो कर रही है, ब्रांड बढ़ रहा है, तो हमें इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। बैलेंस शीट देख लो इनकी, बैलेंस शीट भी 2015 में 161 बिलियन के एसेट से 145 बिलियन की लाइबिलिटीज थी, 2016 में 191 बिलियन के एसेट से 173 बिलियन की लाइबिलिटीज थी, 2017 में 240 बिलियन के एसेट से 218 बिलियन की लाइबिलिटीज़ है, 2018 में 302 की एसेट थे, 274 की लाइबिलिटीज़ थी, 2019 में 357 बिलियन के एसेट थे, तो 326 बिलियन की लाइबिलिटी थी। हर साल ये ग्रो करती जा रही है। ये भी समरी देख लो इसकी, डीसी प्रोवाइड आपको पता ही है, बैंक में डेटा डिटेल करता है, डीसीबी बैंक में डील करता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट से डील करता है। पी रेशो भी इसकी 6 है, 6 टाइम है, जबकि इंडियन मार्केट की पी रेशो 10 के आसपास है। तभी ये अपनी पी से बहुत ज़्यादा कम पे ट्रेड कर रहा है, अपनी मार्केट पी से कम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। जब ये मार्केट की पी ग्रैब करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें भी थोड़ा बूम आएगा। अर्निंग हैज़ बिन ग्रोन 15%, हर साल 15% के अकॉर्डिंग ये हर साल पिछले 5 सालों से बढ़ रहा है अर्निंग जो है इसकी, ठीक है जी। मार्केट परफॉर्मेंस देख लो, अभी तक इसने 5% रिटर्न दी है लास्ट वीक में, 70 से 75 तक, 75 तक गया ये।
इतना ही बढ़ा है। एक साल में देख लो -68% टूट चुका है ये। मतलब मेरे को, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक साल में पहले 3-4 महीने पहले ये 200 के आसपास ट्रेड किया करता था, अभी 75 के आसपास आया हुआ है। तो ऐसे ही मतलब शेयर में ग्रैब करने का फ़ायदा होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लो 22,000 बिलियन की, वही मैंने आपको बता ही दिया है। 2200 बिलियन 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो 0.68 है। बुक वैल्यू 100 के आसपास बुक वैल्यू है, तो उसको 0.68 करोगे तो आप वही 76-75 के पास इसका प्राइस आ जाएगा। डिविडेंड देख लो 1.41 का डिविडेंड है अभी। तो मेन बुक वैल्यू मैंने आपको दिखा दी 100 के पास है। फेयर वैल्यू देख लो, फेयर वैल्यू इसकी 116 की तो फेयर वैल्यू ही है, तो उससे भी अभी बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है जी, यही फंडामेंटल होते हैं। पी रेशियो फिर यहाँ मैं ग्राफ में दिखा रहा हूँ, 6 टाइम की है, इंडस्ट्री की 10 टाइम्स की है। ठीक है, वही है 15% एनुअल पास्ट परफॉर्मेंस है। 15% के हिसाब से ये हर साल प्रॉफिट अर्न करता ही जा रहा है, इसकी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे लॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन देख लो, लॉन्ग टर्म एसेट्स इनके कितने हैं, 343 बिलियन के एसेट था, उसके मुकाबले लाइबिलिटी तो 44 बिलियन की है लॉन्ग टर्म। उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है लाइबिलिटीज इनकी। ठीक है, ये भी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डेट इक्विटी रेशियो देख लो, देखो 85% मतलब 100 से भी कम है, 100 से कम है। और इक्विटी देख लो 32 बिलियन की इक्विटी, तो डेट भी इसका 27 बिलियन का ही है। तो डेट जो टोटल अपनी इक्विटी के मुकाबले थोड़ा कम है। तो वैसे तो कोल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कम था, पर फिर भी ये 100 से कम, 150 से कम होना चाहिए, 150% से। इसके अकॉर्डिंग भी डेट भी थोड़ा कवरेज में ही है ये, इसका ज़्यादा भी नहीं है। बाकी एसेट्स लेवल देख लो, इनका एसेट टू इक्विटी रेशियो इज 11% है, जो कि मॉडरेट बोल रहे हैं। ठीक ठीक है। लो लेवल लो रिस्क लाइबिलिटीज देख लो, 87% ऑफ डीसीबी बैंक लाइबिलिटीज आर मेड अप ऑफ प्राइमरी लो रिस्क सिक्योर ऑफ फंडिंग। लोन लेवल देख लो, डीसीबी बैंक हैज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ लोन टू एसेट्स रेशियो। लो रिस्क डिपॉजिट्स लोन टू डिपॉजिट रेशियो इज अप्रोप्रिएट ही है। ठीक है जी। बाकी इसका जो मुरली नटराजन जी इनके सीईओ है, उसकी सैलरी लगभग 4.5 करोड़ एनुअल सैलरी है इसकी। अभी 7 साल हो गए उनको काम करते हुए। ठीक है जी। बाकी टॉप शेयर होल्डिंग देख लो, जो मैंने बोला था फॉरेन की 14% की 22% की होल्डिंग है, तो उसमें से फॉरेन का यही म्यूचुअल फंड है, आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी होल्डिंग ही 14% के आसपास होल्डिंग है इसकी। ठीक है जी, फॉरेन में। और जो डोमेस्टिक है उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड का 5% होल्डिंग है, एचडीएफसी एमसी की 5% होल्डिंग है, आईसीआईसी वेंचर फंड की 4% की होल्डिंग है, आईसीआईसी प्रोडेंशियल एसेट मैनेजमेंट की 4% की होल्डिंग है, मैथ्यू इंटरनेशनल कैपिटल की एलएलसी की 4% की होल्डिंग है। मेजर शेयर होल्डर तो यही है। तो वही मैंने आपको ये शेयर होल्डिंग भी दिखा दी है। बट अब ये जो शेयर है, और मेन इसमें यही मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है इसमें। ये अगर शेयर आपको 70 या 75 के आसपास मिलता है अगर ये शेयर, तो उसको ग्रैब करना है। ठीक है जी, 75 टू 70 से लेकर 75, 70 से नीचे आपने नहीं लेना है। ठीक है जी, 70 से नीचे आपने नहीं लेना इसको, इसके आसपास ही आपने इसको बाय करना है। ये इसका इतना क्राइटेरिया है। और इसका जो पहला मेरा टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट होगा मेरा 90 का, T1 होगा मेरा 90 का टारगेट होगा, T1 का होगा मेरा 90। और मेरा जो T2 होगा, पोजिशनल टारगेट होगा T2 होगा 100 का होगा। तो मतलब 100 का मतलब हुआ कि अभी ये 75 के आसपास शेयर है, तो उसमें मेरे को अभी कितने की रिटर्न होगी, 30% की रिटर्न देगा ये अभी तक, 100 के पास ही आएगा। तो अगर 7.5 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करोगे, वही 25 रुपये आसपास बनता, तो 30% की एक्सपेक्टेशन अभी है। अगर मेरा T2 भी कंप्लीट हो जाता तो मेरा T3 आएगा। फिर तो अगर 100 क्रॉस कर गया, फिर तो ये पूरा बुल हो जाएगा, फिर तो सोने का ही नहीं है किसी की, फिर तो सीधा 110 आएगा।
ठीक है जी। फिर तो ये बुली हो जाएगा, फिर तो इसका बाद की बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी तो इसमें पोजिशनल टारगेट 30% तक की मेरे को अपसाइड दिख रही है, तो इसमें आप देख सकते हो इस रेट के, जिस रेट के अकॉर्डिंग ये मेरे को शेयर मिल रहा है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी पोजिशनल शेयर की, तो इसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू। गुरचरण हेयर।